लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देख लिया था? नेक्स्ट जेएस में हमने देख ली थी इंस्टॉलेशन, देख ली थी हमने कि कैसे हम नोड को इंस्टॉल करते हैं और कैसे हम नेक्स्ट का नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर करने के बाद फिर हमने क्या कहते हैं कुछ राउट्स बनाए थे। हमने देखा था इसके अंदर राउट कैसे बनता है। सिंपल, आप पेजेस के अंदर किसी भी नाम से फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कंपोनेंट बना लेंगे, तो क्या होता है वो फिर उसी यूआरएल के ऊपर जिस नाम से भी आपने पेज बनाया उसी के हिसाब से उसका यूआरएल बनेगा। इंडेक्स जो है वो स्लैश के ऊपर बनता है, बाकी आप कोई भी नाम रखोगे तो वो उसके हिसाब से बनेगा। सही भाई? अच्छा, ये सारी चीज़ हमने देख ली थी। अब आज जो है वो हम बजाय इसके कि नेक्स्ट के ऊपर ही क्या कहते हैं आगे चले, उससे पहले हमें ज़रूरी है कि हम थोड़ी सी रिएक्ट की जो बेसिक्स है उनको बेहतर कर लें, इम्प्रूव कर लें, ताकि अभी हमें आगे जाके और मसले प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपोनेंट्स क्या चीज़ होती है। फंक्शंस होते हैं जो कि JSX रिटर्न करते हैं, बस यही कंपोनेंट्स होते। इससे पहले कि हम नेक्स्ट जेएस में थोड़ा सा और आगे बढ़ें, हम कुछ रिएक्ट की बेसिक्स को देखेंगे ताकि उससे फिर जो है वो हमें आगे नेक्स्ट जेएस जो है वो समझने में आसानी हो कि यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। पहले एक कंपोनेंट्स जो हमारे नेक्स्ट जेएस के अंदर थे वो ये थे, जो हम पेजेस के अंदर कोई भी फाइल बनाते थे और उसके अंदर एक कंपोनेंट इस तरह का बना लेते थे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन करके। ये क्या करता था, इसके अंदर से जो भी JSX रिटर्न हो रही है ये सारी की सारी, जब ये इंडेक्स के हिसाब से जो भी, अगर इंडेक्स है तो स्लैश के पेज पे चलेगा, यानी वो स्लैश का पेज जब भी यूजर स्लैश के राउट के ऊपर आएगा तो ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है या ये जो भी HTML है वो वहां पे रेंडर हो जाएगी, वो नजर आएगी, जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पे नजर आ रही है। सही है। अब इसके अलावा भी कंपोनेंट्स होते हैं। सही है। ये तो मतलब हमारे ये वो कंपोनेंट है जो किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर उसका मेन कंपोनेंट जो होता है ना, ये वो कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसके अलावा कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इसके अलावा वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली हमारे पास हमारे पेज में मल्टीपल जगहों पे यूज़ हो रहे होते हैं। लाइक कोई एक बटन हो सकता है, उस बटन के लिए भी हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं। एक इनपुट फील्ड के लिए हम कंपोनेंट बना सकते हैं। एक पूरे फॉर्म के लिए एक कंपोनेंट बना सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि कंपोनेंट क्यों बनाएं इन चीज़ों के लिए, डायरेक्टली काम क्यों नहीं कर सकते? अब यहाँ पे इसका जो जवाब है वो है रीयूजेबिलिटी। जितना आप कंपोनेंट्स बना के काम करोगे, एक तो ये होगा कि उससे आपका कोड जो है वो सारा का सारा मैनेज्ड रहेगा, एक जगह पे रहेगा। अब आपने फॉर एग्जाम्पल एक बार बटन बनाया था, सही है, कहीं पे भी, उस बटन के लिए आपने एक प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, वहाँ पे आपने उस बटन के लिए एक सेपरेट कंपोनेंट बना लिया, और एक और प्रोजेक्ट पे काम किया, उसमें जहाँ जहाँ पे भी आपने बटन यूज़ करना था विदाउट कंपोनेंट आपने वहाँ पे सब पे यूज़ कर लिया। प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी पूरी वेबसाइट में बटन जो है वो एक ही तरह का दिखता है। ऐसे ही होता है ना, आप किसी एक स्पेसिफिक थीम को फॉलो करते हो, ऐसे ही ना, हर जगह पे स्टाइल सेम चल रहे होते हैं। अब जब स्टाइल्स हर जगह पे सेम चल रहे हैं तो आपको, अगर आपने कंपोनेंट के अंदर किया है तो आपको स्टाइल्स कितने बार करने पड़ेंगे? एक ही बार, सिर्फ उस कंपोनेंट के लिए उस एक बार स्टाइल लिखना पड़ेगा। अब आपने जहां जहां पे भी उस कंपोनेंट को यूज करना है आप करते जाओगे, सही है। लेकिन अगर आपने कंपोनेंट यूज नहीं किया है, कंपोनेंट नहीं बनाया उसको सेपरेट, बल्कि सिर्फ बटन 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 करके हर जगह पे यूज किया है, तो जहां जहां पे भी आप यूज करोगे वहां वहां पे आपको उसको स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये आएगी, फॉर एग्जांपल आपने किसी एक क्लाइंट के लिए काम किया, ठीक है, आपने बटन के लिए कंपोनेंट नहीं बनाया, ठीक है। क्लाइंट आपके पास आता है, कहता है यार मैंने ना अपना लोगो चेंज कर दिया और मेरी जो लोगो की थीम है ना वो चेंज हो गई, इस वजह से अब मेरी वेबसाइट की थीम भी चेंज होगी। पहले मेरे वेबसाइट की जो थीम थी वो ब्लू कलर की थी, ब्लू और वाइट, ठीक है। अब मैंने उसको ग्रीन और वाइट करना है। बात समझ में आ रही है? अब आपने हर जगह पे बटन का कलर क्या रखा था? ब्लू रखा था, ठीक है। अब आपने उसको क्या करना है? ग्रीन करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने सिंपल जो है वो क्या कहते हैं यूज़ किया था, कहीं पे कोई कंपोनेंट नहीं बनाया था, डायरेक्टली हर जगह पे हार्ड कोडेड किया हुआ था उसको, तो आपको अगर 20 जगह पे बटन आपने यूज़ किया है तो 20 जगह पे जाके आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने एक कंपोनेंट बना लिया था और 20 जगह पे उस कंपोनेंट को यूज़ किया था तो सिर्फ आपको उस कंपोनेंट की फाइल के अंदर जाके चेंज करना है, ये फायदा होगा। अब इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम कहाँ पे रखते हैं? उन कंपोनेंट्स को हम पेजेस के फोल्डर में नहीं रखेंगे नेक्स्ट जेएस में, ठीक है। हम उनको रखेंगे, हम उनके लिए एक नया फोल्डर बनाएंगे माई ऐप के अंदर, ठीक है, पेजेस के अंदर नहीं, यहाँ पे, ठीक है। रूट लेवल पे एक फोल्डर बना लिया हमने, इसका नाम हम रखेंगे कंपोनेंट्स, ठीक है भाई। इसके अंदर
जो है वो हर बंदा एक डिफरेंट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। कुछ लोगों को किसी और कुछ तरीके से स्ट्रक्चर इसका रखना पसंद होता है, कुछ लोगों को कुछ तरीके से। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर फोल्डर के अंदर रखने के बाद किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बटन का कंपोनेंट बना रहे हो तो पहले बटन का फोल्डर होगा, डायरेक्टली बटन डॉट जेएस की फाइल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर फिर बटन डॉट जेएस की फाइल होगी, ताकि अगर आपने बटन डॉट सीएसएस भी बनानी है तो वो भी उसी फोल्डर के अंदर आ जाए। सही है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक नया फोल्डर बना लिया। अब मेरे पास जो पहला कंपोनेंट बनने के लिए जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ग्रीट, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके इस फोल्डर के अंदर मुझे क्या बनानी है, एक फाइल। किस नाम से? जो भी मेरा कंपोनेंट बनेगा उस कंपोनेंट का नाम फिर आगे डॉट जेएस। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी, वो क्या है, जब आप फोल्डर का नाम बना रहे होगे ना, वहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो है वो नाम जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल लेटर्स में। लेकिन जब आप कंपोनेंट की फाइल बनाओगे उस टाइम पे पहला लेटर कैपिटल, यानी जावास्क्रिप्ट की फाइल में पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। उसके बगैर भी चल जाएगा, लेकिन अच्छी अप्रोच है कि आप इसको अभी से आदत बनाओ। जब भी कंपोनेंट के लिए कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल बनेगी उसका पहला लेटर कैपिटल। अच्छा, अब यहां पे कंपोनेंट बनाने का तरीका आप तमाम लोगों को पता है क्या होता है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, फंक्शन के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका, आपने एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाया और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करा दोगे किसको, ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा चलो, अब इस ग्रीट को यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, मैंने अपने मेन स्लैश वाला जो पेज था ना वहाँ पे यूज़ करना है। कैसे यूज़ करूँगा? अच्छा, सबसे पहले तो मैं वो जो मैंने कंपोनेंट बनाया है ग्रीट का, उसको मैं इंपोर्ट करके ले आऊँगा कहाँ पे, अपनी इंडेक्स की फाइल में। इंपोर्ट ग्रीट फ्रॉम, ऐसे चलेगा? चलो भाई, चलेगा नहीं चलेगा? अब चल गया। अच्छा, एक चीज़, ये जो ग्रीट है इसको समझो, ये क्या है, एक फंक्शन। चलो, अगर मुझे फंक्शन का आउटपुट चाहिए भी था, मुझे ग्रीट को कैसे चलाना चाहिए था, ऐसे चलाना चाहिए था ना। ऐसे तो मैंने नहीं चलाया, वो चल कैसे गया फिर? कोई भी कंपोनेंट होता है ना, कंपोनेंट वो बिहेव करता है किसकी तरह पता है, HTML की तरह, JSX के अंदर, ठीक है। यहाँ पे वो एक तरीके से कॉल ही हो रहा है, लेकिन कॉल हम नहीं कर रहे उसको, कॉल कौन कर रहा है, रिएक्ट, ठीक है। अब सीन यहाँ पे समझो कि हो क्या रहा है। यहाँ पे होता है, जब हम जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर जब हम JSX लिखते हैं ना, एक्चुअली में ब्राउज़र को ये पूरी चीज़ नहीं जा रही, ठीक है। ब्राउज़र को ये चीज़ जाने से पहले ही रिएक्ट इसे अपने पास रोक लेता है, ठीक है। रिएक्ट कहता है 1 मिनट, सही है, क्योंकि ब्राउज़र इस चीज़ को समझता है नहीं। ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट के अंदर डिव के टैग को नहीं समझता, सही है। तो रिएक्ट उसको पहले रोक लेता है, और उसके बाद इसके अंदर जो जो ज़रूरी चेंजेस करनी होती हैं उनको करता है। करने के बाद उनको एक्चुअल वो चीज़ बनाता है जो कि ब्राउज़र समझ सकता है और ब्राउज़र पे जो चीज़ चल सकती है, और वो उसमें उसको कंपाइल करने के बाद फिर उसको ब्राउज़र को देता है, ठीक है। अब यही चीज़, ये जो ग्रीट है ना, जब ये रिएक्ट के पास जाएगा तो रिएक्ट को पता है कि हमने इसको कहीं से इंपोर्ट करके मंगवाया है, तो रिएक्ट चला जाएगा यहाँ पे इस फाइल के अंदर, और रिएक्ट देखेगा अच्छा ये तो कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल आउटपुट है वो उठा के इसको कहाँ पे रख देगा, इसको इससे रिप्लेस करवा देगा, ठीक है। यानी ये जो यहाँ से जो आउटपुट हो रहा था डिव के अंदर वेलकम, वो आ जाएगा कहाँ पे, इस ग्रीट से रिप्लेस हो जाएगा, वो आ जाएगा ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। ब्राउज़र को कुछ इस तरह की चीज़ जाएगी। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये देखो डिव है, डिव के अंदर क्या रखा हुआ है, डिव वेलकम। यानी कि रिएक्ट ने ब्राउज़र को देने से पहले वो क्या कर दिया, उस चीज़ को चेंज कर दिया। ये बिहेवियर है किसका, रिएक्ट का, कंपोनेंट्स का, ठीक है। इस तरह के आप मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकते हो, जिस तरह से आप चाहो आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल अब आप ग्रीट को जितनी दफ़ा चाहो, आपने सिर्फ एक बार लिखा, एक बार बनाया था, और 4 बार आप उसको यूज़ कर सकते हो,
तो जो फंक्शन के अंदर एक चीज़ होती थी ना कि हम रीयूजेबल कोड करते थे, एक बार कोड लिखते थे बार बार करते थे, वही फंक्शनैलिटी समझ लो रिएक्ट जो है वो एक तरह से किस में लेकर आ गया, HTML के अंदर। ठीक है, कि उसमें भी आपने एक बार लिखना है और जितनी बार चाहो उसको यूज़ करो। अब ये जो हमारा ग्रीट है, ठीक है, ये बन गया हमारा कंपोनेंट। सही, हमें इतना ही चाहिए था, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी आए जो कि डायनेमिक चले, डायनेमिकली ही चले। ठीक है, यानी उसके अंदर का जो कंटेंट है वो कंपोनेंट को कॉल करते वक्त मैं बताऊँ कि तुमने उसके अंदर क्या दिखाना है। फॉर एग्जांपल बटन है, ठीक है, बटन के अंदर का टेक्स्ट मुझको चाहिए, मैं दूंगा आपको। ठीक है, बटन के अंदर का टेक्स्ट जो है वो हर बार जब भी मैं बटन को कॉल करवाऊंगा मुझे अलग अलग टेक्स्ट के साथ कॉल करवाना है। अगर मेरे पास 20 बटन है तो हर बटन का टेक्स्ट अलग अलग हो सकता है ना, कहीं पे सेव होगा, कहीं पे कैंसिल होगा, कहीं पे अपडेट होगा, ऐसा ही होता है ना बटन में। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं कंपोनेंट मैंने एक बार बना लिया, लेकिन अब वैल्यू मैं बताऊंगा कॉल कराते वक्त उसको कि वहाँ पे उसके अंदर क्या चीज़ दिखानी है, क्या रेंडर कराना है वहाँ पे। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट्स के अंदर ही एक और फोल्डर बना रहा हूँ। किस नाम से बन जाएगा, अब बटन का फोल्डर बन गया। और यहाँ पे न्यू फाइल बनाऊंगा। क्या किस चीज़ का ख्याल रखना है मैंने, ठीक है भाई, बटन डॉट। और अच्छा, इसके अंदर कुछ हद तक काम तो ऑलमोस्ट सेम है ना, तो मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्या होगा, बजाय इसके कि डिव रिटर्न करे, क्या करेगा, बटन। ठीक है, और फिलहाल के लिए अभी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ हार्ड कोडेड क्लिक। सही है, और मैंने इसको कहाँ मंगवा लेना है अभी, ठीक है भाई। ये VS कोड जो है जैसे ही आप उसको यूज़ करने लगोगे ना, VS कोड खुद ही उसको इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, आप उसमें ऑटो कंप्लीट आएगी ना, जैसे BU करके लिखोगे ना, ऑटो कंप्लीट से एंटर दबा देना, वो खुद ही उसको इंपोर्ट करके ले आएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे बटन भी लेकर आ गया हूँ, तो ये आ गया मेरे पास, बटन भी आ गया यहाँ पे। सही है, बटन के अंदर बस मैंने अब काम क्या करना था, मैंने अपना टेक्स्ट अपनी मर्जी का देना था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब मैं उसको कैसे पास करूँ कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है, रिएक्ट के अंदर एक चीज़ होती है कंपोनेंट्स के अंदर, उसको हम कहते हैं प्रॉप्स। क्या कहते हैं, प्रॉप्स। प्रॉप्स जो है वो शॉर्ट है किसका, प्रॉपर्टीज। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट को आप उसकी प्रॉपर्टीज पास कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस बटन को मैं पास कर सकता हूँ क्या, ठीक है भाई, टेक्स्ट इक्वल्स टू जो भी मैंने उसको पास करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका जो टेक्स्ट है वो होना चाहिए मेरे हिसाब से सेव। मैंने कर दिया टेक्स्ट इज इक्वल्स टू सेव। अब अगर मैं यहाँ पे उसको रीलोड करूँ, आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ उसको प्रॉप्स पास किए हैं, उसको गेट नहीं किया। ठीक है, उसी चीज़ को गेट करने के लिए मैं यहाँ पे, आप इसको किसी भी नाम से ले सकते हो, प्रॉप्स नाम लिखना ज़रूरी नहीं, लेकिन कन्वेंशनल है कि जो है इसका नाम ऊपर जो पैरामीटर है इसका प्रॉप्स ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप भी अभी से आदत बनाएंगे उसको प्रॉप्स के यूज़, बल्कि इससे भी अभी अच्छी चीज़ आ रही है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पे उसको यूज़ कैसे करेंगे, देखो वो ये जो प्रॉप्स हमारे पास यहाँ पे आएगा ना, ये क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और उसके अंदर प्रॉपर्टी किस नाम से होगी पता है, जो हमने यहाँ पे भेजी है। तो अगर मैंने उसको यूज़ करना है तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट। अगर अभी मैं इसको यहाँ पे रिलोड कर दूँ तो ये तो प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट ने वैसे ही दिखा दिया। मैं यहाँ पे एक्चुअली किसी जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल से वैल्यू कैसे लिखवाऊँ, यहाँ पे इसका सिंटेक्स होता है कि आप किसी भी चीज़ को अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे तो वो समझ जाएगा कि ये किसी वेरिएबल है और वेरिएबल से वैल्यू उठानी है, कोई टेक्स्ट नहीं है, सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट। सही है, अब ये क्या करेगा, अब ये प्रॉप्स को ढूंढेगा, उसमें से टेक्स्ट की वैल्यू निकाल लेगा। तो आ गया सेव यहाँ पे। अब उसके अलावा हमने डीस्ट्रक्चरिंग पढ़ी थी ऑब्जेक्ट की। अगर हमें यहाँ पे पूरा प्रॉप्स ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसमें से टेक्स्ट चाहिए, हम यहाँ पे डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं उसको। कैसे करेंगे, प्रॉप्स को हटा के हम यहाँ पे क्या कर देंगे,
टेक्स्ट कि भाई हमें सिर्फ जो ऑब्जेक्ट आएगा उसमें से हमें सिर्फ क्या चाहिए, और यहाँ पे उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सही है भाई, आया समझ में? अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे अजीब नहीं लग रही? देखो बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है ना वो हम हमेशा कब देते हैं पता है, कहाँ पे देते हैं? अभी तक जितने भी हमने कंपोनेंट्स बनाए वो सारे के सारे कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स है पता है आपको? ये HTML के सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट की तरह नहीं है, जैसे HRBR वगैरह था हमारे पास, सारे सेल्फ क्लोजिंग थे ना। अब बटन के अंदर तो टेक्स्ट उसी तरह से सूट करेगा ना जैसे हम यूज़ करते हैं। कैसे? बटन का क्या कहते हैं, ओपनिंग टैग हो, क्लोजिंग टैग हो, उसके बीच में हम लिखे हैं यहाँ पे, उसको कैसे कर सकते हैं अब हम? ये आ गया बटन का कंपोनेंट। सही है, इसको मैं वही टेक्स्ट अब दे रहा हूँ। अब कैंसिल के उस पर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ, वो चला गया। क्यों चला गया? कोई टेक्स्ट यहाँ पे उसको मिल ही नहीं रहा, क्योंकि टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी अब हम वहाँ से कोई भेज ही नहीं रहे। ठीक है, अब इसको वो चीज़ कहाँ मिलेगी? ठीक है, आ गई। अगर आपने कंपोनेंट के बीच में अगर कुछ लिखा है ओपनिंग क्लोजिंग टैग बना के, और उस वैल्यू को गेट करना है कि बीच में क्या लिखा हुआ है, तो वो सारे का सारा आपको कहाँ मिल जाएगा? चिल्ड्रन में। और अगर आप चाहो तो उसको प्रॉप्स के जरिए भी भेज सकते हो। अब मैं एक नया कंपोनेंट बना के आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे बनेगी एक लिस्ट, ULLI होता है ना, एक ULLI के हिसाब से मैंने एक कंपोनेंट बनाना है। एक पहले मैंने बना लिया लिस्ट का कंपोनेंट, क्लियर है? इस लिस्ट के कंपोनेंट के अंदर फाइल आ जाएगी। सही है भाई? ये सारी चीज उठा सकते हम। ठीक है भाई, लिस्ट। अच्छा, यहाँ पे चिल्ड्रन की अभी फिलहाल नीड नहीं है, जो भी चाहिए होगा हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हर लिस्ट के अंदर क्या आएगा पता है? पहला तो आ गया UL, ठीक है, और UL के अंदर मल्टीपल LIs आ जाएंगे। लेकिन हर LI के लिए मुझको अगर फॉर एग्जांपल कोई जो भी लिस्ट आइटम मेरा है उसमें जो भी काम परफॉर्म करवाना है, चाहूँ तो मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड कर दूँ उसको, या फिर चाहूँ तो हर आइटम के लिए एक अलग कंपोनेंट बना लूँ। क्या बेहतर है? अलग कंपोनेंट बनाना बेहतर है। सही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब कंपोनेंट्स के अंदर एक और फोल्डर आइटम, और आइटम के अंदर एक और फाइल। सही है भाई? अब बजाय इसके कि डायरेक्टली LI को यूज़ करना किया जाता है, यहाँ पे मैंने यहाँ से LI मंगवा लिया, और वो LI मेरे पास कहाँ आ जाएगा? इस UL के अंदर। ये देखो आइटम आ रहा है। सही है भाई? अच्छा, ये इंपोर्ट के लिए इसको मत समझना, ये बहुत क्या कहते हैं वो है, कोई मुश्किल चीज़ है। इंपोर्ट बहुत आसान सी चीज़ है, बस सिंपली आप देख रहे हो यहाँ पे क्या किया इसने, डबल डॉट स्लैश, यानी अपने फोल्डर से बाहर गया। ठीक है, जैसे आप HTML में पहले बनाते थे ना, href वगैरह आपने बनाई थी ना, ये सारी चीज़ें बस उसी तरह की चीज़ है, बस वहाँ से उठा के लाना है। बस यहाँ पे एक बात का आपने देखना होगा कि कहीं पे .js आ रहा होगा, कहीं पे नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आप चाहो तो .js लगा के भी इसको चला सकते हो, चाहो तो .js हटा भी दो, लेकिन .js मेरे ख्याल से ना लगाओ तो बेहतर है, क्योंकि ये खुद ही समझ जाता है अगर जहाँ पे .js ना लगाओ ना एक्सटेंशन उसका। ठीक है, बाकी CSS के लिए आपको .css लगाना पड़ेगा।
ठीक है, इमेजेस वगैरह के लिए भी आपको ये चीज़ चाहिए होगी, क्योंकि कभी कभार हम जावास्क्रिप्ट जेएस के लिए जेएस की फाइल लिखते हैं रिएक्ट के अंदर, और कहीं पे जेएसएक्स की फाइल लिखते हैं। ठीक है, जेएसएक्स की फाइल और जेएस की फाइल दोनों एक ही चीज़ होती है, बस जेएसएक्स के अंदर इंटेलिजेंस थोड़ी अच्छी आ जाती है वीएस कोड की। ठीक है, खैर मसला नहीं, अब तो जेएस के ऊपर भी एडवांस्ड हो गया वीएस कोड, उसके ऊपर भी सही चल जाता है। तो यहाँ तक सही है अभी तक हमारा काम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये जो लिस्ट है मेरी, इस लिस्ट को मैं पास करूँगा एक एरे। ठीक है, एरे या फिर इसका नाम जो भी आप चाहो दे सकते हो, प्रॉप्स डॉट एर के नाम से। ठीक है, अब वो क्या करेगा, ये उस एरे को की जो भी फाइल होगी उसके हिसाब से यहाँ पे आइटम्स को रेंडर कराएगा। सही है भाई, बात समझ में आ रही है? इस आइटम का कोई टेक्स्ट था जो कि उसको पास करना है, जो कि वहाँ पे वो रेंडर कराएगा। एरे का इंडेक्स नंबर 0 मैंने उसको भी यहाँ पे दे दिया। सही है भाई, और आइटम के अंदर मेरे पास वो चीज़ कहाँ मिल जाएगी, टेक्स्ट में मिल जाएगी। यहाँ से मैंने किस में भेजा, उसको टेक्स्ट में भेजा है ना, आइटम के अंदर टेक्स्ट को गेट कर सकता हूँ, और एल के अंदर मुझे वही टेक्स्ट दिखा देना है। अब जब मैं लिस्ट को कॉल कराऊंगा तो लिस्ट को मुझे पास करना पड़ेगा क्या, एरे। यहाँ पे ग्रीट के साथ अब बटन के नीचे, बटन से पहले मुझे चाहिए है लिस्ट। ठीक है, और इसको क्या पास करना पड़ेगा अभी, अगर कुछ भी ना दूं तो एरर आ रहा है। सही है, मुझे इसको क्या देना है, अच्छा देखो, आपने देखा होगा कभी कभी मैं ये कर्ली ब्रैकेट पास कर रहा हूँ और कहीं पे नहीं पास कर रहा। ठीक है, पहले मैंने जब सिंपली टेक्स्ट दिया था तो मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं रखा था, देखा पता, देखा था ना, याद है जब हम यहाँ पे बटन के साथ मैंने टेक्स्ट इज इक्वल टू किया था। अच्छा देखो, जब भी आपके पास सिंपल नॉर्मल स्ट्रिंग पास करो, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मुझे सिर्फ स्ट्रिंग इस तरह की पास करनी होती ना, तब मैं दे सकता हूँ, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कोई जावा स्क्रिप्ट के अंदर रखी हुई कोई डायनामिक वैल्यू है वो पास करनी है उसको। ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, इसको पहले कर्ली ब्रैकेट दूंगा, उसके अंदर वो एक्चुअल वैल्यू जाएगी। या अगर मुझे कोई वैल्यू जो है वो एरे मेरा यहाँ रखा हुआ है, अब वेरिएबल से अगर मुझे वो वैल्यू पास करनी है तो मैं क्या करूँगा, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख के दूंगा, डायरेक्टली नहीं दे सकता, वरना वो उसको क्या समझेगा, उसको सिंपल टेक्स्ट की तरह ही कंसीडर करेगा। ठीक है, जहाँ भी आपने कोई डायनेमिक वैल्यू देनी है वहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ करोगे। सही है भाई, अच्छा अब इस एरे के अंदर सही है भाई, आ गया हमारा आइटम। अब इसी के साथ में अगर एक और आइटम रख दूं तो आएगा वो, ठीक है भाई। सिर्फ पहला आइटम क्यों आ रहा है, यहाँ लिस्ट के अंदर क्या हुआ हुआ है, सिर्फ 0 की ही वैल्यू जा रही है, एक ही बार आइटम लगा हुआ है, तो इसके लिए फिर मेरे को सेकंड वैल्यू दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और आइटम बना लूँ और इसको पास कर दूँ 1। आ गया भाई, सही है, समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, ये चीज़ चल तो गई हमारी, लेकिन क्या ये ठीक है, हमारे पास एरे के अंदर कितनी तादाद है हमें क्या पता। हम, मैं तो चाहूँगा कि भाई जितनी भी एरे की लेंथ है उसके ऊपर डायनेमिकली ये चीज़ बन जाए। सही है ना, उसके लिए क्या करेंगे अब, अच्छा एरे के अंदर, एरे पे रिएक्ट के अंदर एरे के ऊपर जब आप लिस्ट वगैरह इस तरह की बनाते हो तो आप चलाते हो मैप। ठीक है, आपने एरे के ऊपर एक मैप का फंक्शन पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले ECMAScript 6 में। क्या करता था मैप, एरे की हालत को तब्दील कर देता है। ठीक है, हमने ऑड को इवन बना लिया था, इवन को ऑड बना लिया था, अब उसके ऊपर भी हमने क्या चलाना पड़ेगा, मैप। मैप कैसे बनाएं, देखो पहले तो मुझे मिलेगा ये जो एरे मिल रहा है ना, ये एरे। ठीक है, इसके ऊपर मैं चला लूँगा एरे डॉट मैप। ठीक है,
मुझे आइटम मिल जाएगा यहाँ पे एक एक करके, है ना। मैं चाह रहा हूँ कि हर बार ये रिटर्न क्या करे, रिटर्न कर दे ये जो मेरा पूरा कंपोनेंट है ना, इसको। और बजाय इसके कि यहाँ पे मैं एरे 0 करके हार्ड कोडेड वैल्यू दूं, मैं इसको यहाँ पे क्या दे दूंगा, सही है, ये पूरा मैप बन जाएगा। और इसको मैं स्टोर करा लूँगा ये पूरा का पूरा एरे जो है वो आइटम्स के अंदर क्या कहते हैं कन्वर्ट हो गया मेरे JSX के अंदर। और वो अब सारा का सारा किस में रखा हुआ है। और मैं अब इस पूरे को हटा के यहाँ पे क्या कर दूंगा पता है, बस आ गया भाई। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और सही है भाई, आ रहे हैं। तो मेरी जो लिस्ट थी वो अब क्या बन गई है, डायनेमिक, ठीक है। अच्छा, इसको और शॉर्ट कर सकते हैं हम इस एरे डॉट मैप को, कैसे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा सिंगल लाइन के अंदर रिटर्न है तो हम क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट हटा के डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, हो गया शॉर्ट। सही है भाई। अच्छा, यहां तक क्लियर है सबको। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो बटन है, ठीक है, इसका हम नाम रख रहे हैं ऐड। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो ना, इस एरे के अंदर एक वैल्यू नई ऐड हो जाए। कर सकता हूँ मैं ये काम, कैसे करूँगा। सबसे पहले तो ये जब बटन क्लिक होगा ये पहले तो मुझे बताएगा कि भाई मैं क्लिक हो गया हूँ, ठीक है ना। और उसके क्लिक होने पे मुझे कोई फंक्शन चलाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, अब देखो ये जो बटन के अंदर हम जाएंगे ना, एक्चुअली जो हमारा बटन है वो कौन सा वाला है, ये वाला जो अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे हमारे पास क्या चल जाएगा, सही है। इसके अंदर जो आपके इवेंट्स होंगे ना वो सारे के सारे आपके कैमल केस वाले होंगे, ठीक है, ऑन क्लिक के ऊपर, ठीक है। और अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन को रन कर भी देता है। ये वाला फंक्शन मेरे पास यहाँ इंडेक्स डॉट जेएस में कैसे आएगा, मैंने यहाँ पे बनाया अपनी मेन फाइल के अंदर ऐड हैंडलर यानी फंक्शन ऐड का, ठीक है। और उसको क्लिक के नाम से एक प्रॉप्स बना ली और उसके अंदर ऐड हैंडलर रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अब मैं यहाँ पे चिल्ड्रन के साथ साथ मुझे और क्या चाहिए, क्लिक, ठीक है। और मैं इसके ऑन क्लिक पे क्या बता दूंगा, आपने क्या करना है, इस क्लिक को कॉल कर देना है, सही। अच्छा, कहीं पे भी राउंड ब्रैकेट नहीं लगाना आपने, ये जो कॉल करने के टाइम पे ना ये वाला राउंड ब्रैकेट ये आपने नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि जब ये फाइल लोड हो रही होगी ना उसी टाइम पे इसको कॉल कर देगा। आपने रिएक्ट को जब भी अभी भी राउंड ब्रैकेट लगा के नहीं बताना होता, आपने रिएक्ट को हमेशा सिर्फ पॉइंटर देना होता है कि भाई ये मेरा फंक्शन है, आप जब भी कॉल कराओ आपकी मर्जी, आपने इसको कॉल कराना है बस। आप खुद से कॉल करा के उसको नहीं दोगे, सही है। कॉल करवाना काम किसका है, रिएक्ट का। आर्ग्यूमेंट देने के लिए क्या होगा मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। ऐड हैंडलर, अब ये जब भी ऐड हैंडलर कॉल हो, सिर्फ चेक करने के लिए कि क्लिक के ऊपर चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है भाई, काम कर रहा है।
क्लिक के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ये क्लिक के ऊपर काम कर रहा है, मुझे इसके कॉल होने पे क्या करवाना है, एरे में कुछ ऐड करवाना है। क्या करूँगा मैं, ठीक है भाई, यानी इसके क्लिक होने पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो काम ही नहीं कर रहा। रिएक्ट जो है ना वो कहता है कि आपके पूरे जितने भी आपने वेरिएबल्स यूज़ किए ना, उन वेरिएबल्स में जब भी कोई अपडेट आएगी, मेरा काम नहीं है उसको अपडेट करना, ठीक है। रिएक्ट सिर्फ उन्हीं वेरिएबल्स को अपडेट करेगा जो कि रिएक्ट की एक ख़ास मेमोरी होती है, जैसे हम कहते हैं स्टेट, उसमें जो वेरिएबल रखा हुआ होगा ना वो सिर्फ उसकी वैल्यू को अपडेट करेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि आपकी किसी भी ऐप के अंदर बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, या कहीं नहीं भी नहीं समझ लो 60 to 70% ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको आपने हर बार अपडेट नहीं करवाना व्यू के ऊपर, सही है। वो सिर्फ आपकी किसी पीछे कोई कैलकुलेशन हो रही है उसके लिए हैं, या किसी और कोई टेम्परेरी डेटा आपने स्टोर करना था उसके लिए हैं, ठीक है। अब जो व्यू के ऊपर अपडेट करने वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस होता है हमारी जो वेबसाइट है या हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी रैम के लिए, सही है। अब वो जब प्रोसेस जो है वो हमारा जब वो चलता है पूरा का पूरा, अगर वो हमारी एप्लीकेशन के सारे वेरिएबल्स को चेक करना शुरू कर दे कि भाई बताओ कौन कौन सी अपडेट आई है और किस किस पे काम करना है, और उसकी बिहाफ पे उसको अपडेट करना शुरू कर दे, हमारी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, स्लो डाउन। हमारी जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, इस वजह से रिएक्ट जो है वो ये वाला बिहेवियर लेकर आया कि भाई सिर्फ वो वेरिएबल जिनके बारे में आप 100% श्योर हो कि इसके अपडेट होने पे मैंने यूआई को अपडेट करना है, उनको आप कहाँ रखोगे, स्टेट के अंदर रखोगे, स्टेट में रखोगे, ताकि मुझे भी पता चल सके। अब उसमें जब जब कोई अपडेट आएगी ना तो क्या होगा, रिएक्ट जो है उसकी यूआई को हमारी अपडेट कर देगा, वरना फिर अपडेट नहीं आने वाला। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे एरे को हमने रखना पड़ेगा स्टेट वाली मेमोरी के अंदर। वो कैसे आती है, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जिस फाइल से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ ना वो उसके पास बहुत सारे फंक्शन हैं, मुझे सिर्फ यूज़ स्टेट का फंक्शन चाहिए, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाया ताकि डिस्ट्रक्चरिंग में यहीं पे कर लूँ, और मुझे पूरी सारी की सारी फाइल नहीं चाहिए, सिर्फ यूज़ स्टेट चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा है मेरे पास, रिएक्ट से। अब ये जो एरे है ना, इसको मैं करूंगा यहां से Ctrl+X, यहां पे आ गया यूज स्टेट, इसको कॉल करवा के वो एरे पास कर दूंगा अब इसको, ठीक है। ये जो यूज स्टेट को जब आप कॉल करवाते हो ना, ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, यानी फर्स्ट टाइम जब वेरिएबल बनेगा उसमें क्या होना चाहिए, बाद में तो चेंजेस हमने करवानी है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब वो बनेगा तो उसमें क्या होना चाहिए, ठीक है, ये उसकी बात करता है। अच्छा, अब ये हो गया यूज स्टेट, और ये स्टेट के अंदर चला गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और मॉडिफाई करनी पड़ेगी, वो क्या है, यूज स्टेट को जब भी आप कॉल करते हो ना, यूज स्टेट आपको रिटर्न करता है एक एरे। क्या रिटर्न करता है, एक एरे, और वो एरे होता है फिक्स्ड लेंथ का। कौन सी लेंथ का, फिक्स्ड लेंथ का, ठीक है। इसको हम बाकी दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर ट्यूपल्स या टपल्स भी कहते हैं, ठीक है। फिक्स्ड लेंथ का एरे होता है ना, एक एरे जो कि स्पेसिफिक लेंथ से ऊपर नहीं जा सकता, जो कि हर हालत में उसी लेंथ तक ही रहेगा, ठीक है। उस तरह का एक एरे ये हमें रिटर्न करता है, जिसमें हमेशा सिर्फ उसकी जो लेंथ होती है वो 2 होती है। कितनी होती है, 2, यानी इसके 0 इंडेक्स पे आपको कुछ मिलेगा और फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसके 0 इंडेक्स पे क्या मिलता है आपको, 0 इंडेक्स पे आपको वो वैल्यू मिलती है या वो वेरिएबल मिलता है जिसको आपने हर जगह पे यूज़ करना है, जिसके अंदर वैल्यू अपडेट हो रही होगी, बात समझ आई। और दूसरे इंडेक्स पे यानी फर्स्ट इंडेक्स पे आपको क्या मिलेगा, आपको एक मेथड मिलेगा जिसके ज़रिए आप उसकी वैल्यू को अपडेट करवाओगे, सही है। अब जो एरे ये रिटर्न करता है उस एरे को मैं डिस्ट्रक्चर करवा लूंगा इस तरीके से, ठीक है। पहले वाले 0 इंडेक्स पे मुझे क्या मिलता है,
जो जो मैंने वैल्यू यूज़ करनी है। अब एरे ही के नाम से मैंने यूज़ करनी थी तो मैंने इसका नाम एरे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी एरे के नाम से ही जा रहा है ना। ठीक है, अब अगर देखेंगे ना यहाँ पे ये चीज़ चल जाएगी, स्टेट से आ रही है अब ये वैल्यू। ठीक है, बस सिर्फ अपडेट नहीं हो सकता ये। अपडेट के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इसका जो फर्स्ट वाला जो इसका इंडेक्स होता है, यहाँ पे ये हमें देता है क्या, एक मेथड। इस मेथड को कॉल करवा के हम जो भी वैल्यू पास करेंगे वो जाके अब सेट हो जाएगी कहाँ पे, एरे पे। फॉर एग्जाम्पल ये सारा अब मुझे नहीं चाहिए। जब मैं वैल्यू को अपडेट करवाऊंगा उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, सेट एरे को कॉल करूंगा और इसको अपडेटेड एरे दे दूंगा। यानी वो एरे जिसके अंदर पुरानी वैल्यूज रखी हो मैं नया आइटम उसमें रखूं और नया आइटम रख के उसको दे दूं। सही है, बात समझ आ रही है। अच्छा, अब वो कैसे मैं कर सकता हूं पता है, देखो कर तो मैं वैसे भी सकता हूँ कि यहाँ से एरे को एक टेम्परेरी कोई एक दूसरा एरे बना लूँ, उसके अंदर डॉट पुश करवाऊँ और डॉट पुश करवा के उसको दे दूँ, या इसी एरे के अंदर डॉट पुश करवा दूँ। लेकिन मना किया जाता है यूज स्टेट की तरफ से या रिएक्ट की तरफ से कि जो एक्चुअल जो स्टेट पे जो वैल्यू है ना उसको आप डायरेक्टली अपडेट नहीं करोगे। ठीक है, आपको उसका जो मैथड है अपडेट वाला उसी के ज़रिए आपने उसको अपडेट करना है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो मेरे पास पुरानी वैल्यू थी वो क्या थी, एरे में रखी हुई है। मैंने एक नया एरे बनाया यहाँ पे, पुराने वाले को हमने स्प्रेड करवा लिया। ठीक है, पूरा का पूरा एरे उठ के आ गया वहाँ पे, कॉपी बन गई एक। और मेरी नई वैल्यू कॉमा लगा के अगर मैं रख दूँ तो आखिरी इंडेक्स पे वो भी चली जाएगी। ठीक है, जहाँ पे ये एरे ख़त्म होगा अगली वैल्यू अपडेट हो जाएगी ना। तो अब ये जो एरे है उसके अंदर नई वैल्यू क्या जाएगी पता है, ये सारे आइटम्स फिर उसके अंदर ये वाली नई वैल्यू कॉन्केटिनेट होके उसमें ऐड होके नए एरे के अंदर जाके सेव हो जाएगी। अब अगर हम इसको यहाँ पे देखें, जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करता हूँ तो न्यू आइटम आ गया। सही। अच्छा, अब आप लोगों को एक नीचे लास्ट चीज़, एक नीचे एरर नज़र आ रहा होगा, ये एरर क्या है इसको पढ़ो, प्रॉब्लम क्या होती है इस चीज़ को समझना। ठीक है, ये बहुत क्या कहते हैं अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे रिएक्ट के डेवलपर्स चीज़ में फंस जाते हैं कि ऐसा क्यों है। मतलब उनको ये तो पता है कि ठीक है ये वाला एरर इस तरीके से चला जाएगा, लेकिन ये एरर आ क्यों रहा है ये चीज़ नहीं पता होती। इसमें बिहाइंड द सीन्स होता क्या है, क्यों एरर आता है ये नहीं पता होता। मैं बताता हूँ, इसमें होता यह है कि जब भी आपकी कोई लिस्ट रेंडर होती है पूरी की पूरी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो हमारी लिस्ट है इस लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, चार आइटम्स की ये लिस्ट है। ठीक है, अब इसमें ये जो आइट्रेशन कर रहा होता है वो इंडेक्स के ऊपर कर रहा होता है ना। लिस्ट की आइट्रेशन इंडेक्स पे होती है ना सारी की सारी। जैसे ये जो सबसे पहला आइटम आ रहा है जो जीरो इंडेक्स पे होगा वो पहले आ जाएगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स वाला, थर्ड और सॉरी 0 1 2 3, ठीक है, थर्ड वाला, ऐसे ही है ना। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि आपने कोई लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में से किसी स्पेसिफिक आइटम को आपने कर दिया मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, या फिर मॉडिफाई आपने नहीं किया बल्कि किसी एक आइटम को आपने डिलीट कर दिया लिस्ट में से। यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे ना यहीं पे एक डस्टबिन का आइकन होता है ना, वो आइकन या डिलीट का बटन था, यहाँ पे मैंने उस पर क्लिक किया और ये आइटम डिलीट हो गया। अब जैसे ही आइटम डिलीट होता है पता है क्या होगा, सबके इंडेक्स चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ज़ीरो वाले को डिलीट किया है इसको। जब मैंने ज़ीरो वाले को डिलीट कर दिया तो मैं क्या चलाऊंगा पीछे, स्प्लाइस। मैंने स्प्लाइस चलाया, ठीक है, इसका इंडेक्स क्या था पहले, क्या हो जाएगा, इसका इंडेक्स क्या था, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या था, और इसका इंडेक्स अब हो जाएगा 2। यानी हर कोई अपना इंडेक्स चेंज कर लेगा। जब हर कोई अपना इंडेक्स चेंज कर लेगा तो इसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती कि जिसमें ये डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सा आइटम क्या है। इस वजह से इंडेक्स के ऊपर रिलाई करना ठीक बात नहीं है। आप इंडेक्स पे रिलाई नहीं कर सकते ना लिस्ट बनाते वक्त। जब कोई किसी भी आइटम में चेंज आएगा आप उसको टारगेट करोगे तो इंडेक्स के जरिए टारगेट करोगे, है ना। लेकिन इंडेक्स तो रिलायबल नहीं है क्योंकि इंडेक्स तो चेंज हो रहे हैं। आपने पहले वैल्यू को डिलीट किया, इंडेक्स हो गया चेंज सबके। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे मैंने कोई चीज़, किसी भी चीज़ को अपडेट करना था, इसने इंडेक्स याद कर लिया, अच्छा भाई मैंने अभी चेंज करना है इसी चीज़ को और इसका इंडेक्स नंबर है 2, ठीक है। लेकिन इसके चेंज करने से पहले ही मैंने क्लिक कर दिया इस वाले के ऊपर,
इसके डिलीट के ऊपर। इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा अब 2 से 1, और इसका क्या हो जाएगा 3 से 2। तो वो अपडेट जो इसमें जानी थी वो अब किस में चली जाएगी, न्यू आइटम में। ये प्रॉब्लम है। इसलिए वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं इंडेक्स पे रिलाई नहीं कर सकता, आपको हर आइटम के साथ एक यूनिक की प्रॉप देना चाहिए, कोई यूनिक की हो जिसके ऊपर मैं इसकी मार्किंग करूं, ठीक है, क्योंकि की ऐसी चीज होगी जो कि बाद में चेंज नहीं हो पाएगी। तो बजाय इसके कि ये इसको अभी इंडेक्स के जरिए याद रखे, ये उसको किस तरीके से याद रखेगा, की के जरिए। जब की के जरिए याद रखेगा तो भले से आप कोई भी एलिमेंट को डिलीट करो, अपडेट करो, आगे पीछे कर दो, उसकी ऑर्डरिंग चेंज कर दो, सॉर्टिंग लगा दो, उस पर की तो हमेशा वही रहेगी ना, उसके ऊपर यूनिक रहेगी। सही है। अच्छा, की के लिए हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल के लिए मैं सिर्फ आपको इसका एक वर्क अराउंड बता रहा हूं, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। जो आपका ये जो आइटम है ना, जहां पे भी आपकी मैप चल रहा होता है, जहां जिसके ऊपर भी मैप चल रहा होता है वहां पे आप लगाओगे की, ठीक है। और ये जो इसका टेक्स्ट था वो आप फिलहाल के लिए अभी, क्योंकि सबका टेक्स्ट अलग अलग है ना, देख रहे हो, तो इसको हम एज अ यूनिक की के तौर पे रख सकते हैं। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि टेक्स्ट सिमिलर भी हो सकता है, ठीक है ना। एरे के अंदर अगर लिस्ट चल रही है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि लिस्ट के अंदर दो आइटम्स के अंदर टेक्स्ट सिमिलर हो। जब टेक्स्ट सिमिलर होगा तो की यूनिक नहीं रहेगी और प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमेशा जब आप डेटाबेस वगैरह पे काम करोगे तो डेटाबेसेस से आईडीज आ रही होती हैं, हर एलिमेंट की एक आईडी होती है। हम वो आईडीज यहाँ पे लगाते हैं, मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सी आईडीज होती हैं जब हम डेटाबेसेस वगैरह के पढ़ लेंगे ना, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी यूनिक क्या कहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बना लो आइटम का, उसके अंदर खुद से कोई जनरेट कर लो, ठीक है। हमने देखा था ना, गेट टाइम जो है वो हमेशा हमारा यूनिक रहता है ना, क्योंकि वो अपडेट हो रहा होता है ना, हर बार वैल्यू उसकी बढ़ती रहती है। आप उसको एज अ क्या कहते हैं यूनिक की के तौर पे ट्रीट कर सकते हो। बाद में हम आईडीज़ के ऊपर इस पर आ जाएंगे। फिलहाल के लिए जब हमने यहाँ पे की इक्वल्स टू आइटम लगा दिया, यानी उसका जो एक्चुअल कंटेंट था देख रहे हो वो एरर वाला चला गया। सही है। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ न्यू आइटम, दोबारा ऐड करूँगा, पता है क्या होगा, अब देखो न्यू आइटम मेरे पास कितने हो गए, 2। तो मेरे पास वो जो न्यू आइटम वाली जो है वो कह रहा अब ये यूनिक नहीं है, इस वजह से ये इशू आया। सही है भाई, क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास के लिए, आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए आपने क्या क्या काम करने, नेक्स्ट क्लास के लिए क्या कहते हैं, आप लोगों ने ये काम करना है कि इसके अंदर यूज स्टेट के अंदर और कुछ एडवांस चीज़ें होती हैं, ठीक है। मेरी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मौजूद है वो सारी चीज़ें, वो आपने पढ़नी है, ठीक है। और उसके अलावा रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग वगैरह कैसे होती है वो भी आपने देखनी है सारी चीज़ें। यानी पहली और दूसरी क्लास जो हमारी रिएक्ट की है वो लाजमी आपने देखनी है। मैं इसलिए इसके ऊपर बार बार इतना जोर कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जेल जो है ना वो आपके सर के ऊपर से ऐसे करके निकल जाएगा अगर आपको रिएक्ट नहीं आती तो। अभी आपने खुद देख लिया सारा काम रिएक्ट की बेस के ऊपर हो रहा है, ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क खड़ा हुआ ही रिएक्ट के ऊपर है। अगर आप रिएक्ट के ऊपर खुद से मेहनत नहीं करते, नेक्स्ट जेस किसी काम की नहीं है आपके, ठीक है। तो फिर आपका ये ना आप रिएक्ट के डेवलपर रहोगे, ना आप नेक्स्ट जेस के डेवलपर रहोगे, आपको कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। एटलीस्ट ये जो बेसिक्स हैं आपकी रिएक्ट जेस की, ये सारी आपकी क्लियर होनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें नेक्स्ट जेस के ऊपर।